तो मैं 2025 को याद करता हूं। 2025 में फिजिक्स टफ रही, क्या क्या हमें डील करना है, किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी। एग्जाम्पल्स बहुत होंगे। अरे यार वो बहुत केवल तेरे लिए नहीं है, इसको एक बोझ ना बनाए। शुरुआती जो 5-6 महीने हैं इनमें आपने जल्दबाजी कर दी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि अगर किसी काम की शुरुआत करनी ही है तो कल का इंतजार क्यों करें, आज से ही क्यों ना। तो अगर आपका लक्ष्य नीट 2027 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां, अगर आप लोग ड्रॉपर हैं, यानी कि आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं और आपका लक्ष्य नीट 2027 में अपनी एमबीबीएस सीट पाना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में मेनली बॉटनी की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे आसान जो टारगेट रहता है वो है बायोलॉजी, जिसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, और इन 90 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मार्क्स 360 रहते हैं। अब बायो में बात की जाए तो बायो में जो सम्मानजनक और जो सेफेस्ट स्कोर होता है वो होता है 360 में से 340 प्लस मार्क्स। इतने तो आने ही चाहिए, है ना। 340 प्लस मार्क्स अगर आपके बायो में आ रहे हैं तो आपके ओवरऑल मार्क्स पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो चलिए किस तरह से बायो में अपने मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। यानी कि मैं 1 जुलाई 2026 से और 1 अप्रैल 2027 के बीच की बात करूं तो लगभग 9 महीने का वक्त हमारे पास है। और इन 9 महीने में, यानी कि 9 मंथ्स के इस ड्यूरेशन में किस तरह से बॉटनी के चैप्टर्स पर कमांड की जाए, पकड़ बनाई जाए, उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th मिलाकर उनका नंबर है 32। यानी कि बायोलॉजी में 32 चैप्टर हमारे पास हैं। इन 32 चैप्टर में से ही 360 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब 32 चैप्टर में अगर हम डिवाइड करें तो भैया लोगों बॉटनी के सीधे सीधे 20 चैप्टर आते हैं। यानी कि बॉटनी का वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा है। पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, ऑफिशियली किसी चैप्टर का वेटेज कम या ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता भी हूं कि एनसीईआरटी कह दो या माई बाप कह दो, बात एक ही है। क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, वो सब कुछ एनसीईआरटी से होगा, एनसीईआरटी के लिए होगा। यानी कि हमें इस पूरे 1 साल में बायो के अंदर एनसीईआरटी को ही अच्छे से समझना होगा। वो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी को घोंट के पी जाओ, तो वो एनसीईआरटी को घोंट के पीने का मतलब है कि एक एक लाइन के एक एक शब्द को अपने जहन में बहुत अच्छे से बसाना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैं 2025 को याद करता हूं। 2025 में फिजिक्स टफ रही। उसके बाद जब रीनीट 2026 की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का लेवल बहुत अच्छा खासा रहा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि हो सकता है 2027 में, हो सकता है कि 2027 में एनटीए बायो के साथ खेला कर दे। तो भैया लोगों आप लोगों को तो तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि पेपर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहता हूं कि युद्ध है, पेपर एक युद्ध है और युद्ध की तैयारी में सुई से लेके तोप तक सब कुछ लेकर जाना है। यानी कि बायो में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में हर एक शब्द को पढ़कर जाना है, हर एक शब्द आपको याद होना चाहिए, हर एक डायग्राम की लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए, डेटा याद होनी चाहिए, है ना। तो आइए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से हम बायो में सेफ स्कोर पा सकते हैं। और इस 9 मंथ में, यानी कि जो हमने 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल का समय सोचा है, उस दौरान हमारा क्या क्या हमें फेस करना है, क्या क्या हमें डील करना है, किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले हम जान लें कि हमारी बॉटनी में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जी हां, मैंने कहा आपको कि बायोलॉजी में ओवरऑल 32 चैप्टर हैं। 32 में से 20 चैप्टर सीधे सीधे बॉटनी के हैं।
जी हाँ। तो अब बॉटनी के 11th में कौन से चैप्टर्स हैं, 12th में कौन से चैप्टर्स हैं, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को समझने का तरीका, हर एक चैप्टर को यूं कह लूं कि उसको याद रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए भैया लोगों, प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी में 3 चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बायोलॉजी को तो रटना है, बायोलॉजी तो रट्टाफिकेशन बेस्ड है। ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मानते हैं, पर रट्टाफिकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं समझाफिकेशन भी होगा। तो याद रखना, आपको कुछ बातें समझनी भी होंगी। वो मान लिया मैंने कि प्लांट डाइवर्सिटी है, तो सर यहां पर तो एग्जाम्पल्स बहुत होंगे। अरे यार, वो बहुत केवल तेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि जो अभी तक एमबीबीएस सीट पा चुके हैं, उन सब ने भी तो याद किए हैं, तो तेरे को भी करने होंगे। पर हमेशा आप इसको एक बोझ ना बनाएं। जैसे अगर एल्गी के एग्जाम्पल्स याद करने हैं, तो आप एक दिन ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल याद करो, एक दिन ग्रीन के याद करो, एक दिन रेड एल्गी के एग्जाम्पल याद करो। यानी कि एक साथ सब कुछ याद करने की कोशिश ना करें, इसको आप डिवाइड कर दें। आइए मैं प्लांट डाइवर्सिटी में बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड बहुत छोटा चैप्टर है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हमने अभी रीनीट 2026 देखा, तो रीनीट 2026 में आप लोगों ने देखा कि जेनेटिक्स से, जिससे आमतौर पर ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, वहां 10 से 11 क्वेश्चंस ही देखने को मिले। तो पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, पर आप लोगों को एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। सो लिविंग वर्ल्ड हो गया, इसमें आप जो भी डेटा दिए हुए हैं, जो भी 1.7 to 1.8 मिलियन जैसे शब्दों में बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट का इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको जो किंगडम्स के एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से समझने होंगे। प्लांट किंगडम, जैसा मैंने कहा कि आपको जैसे एक एक दिन में डिवाइड करना पड़ेगा, कि एक दिन आपने ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स याद किए तो किसी दिन ब्राउन एल्गी के किए, ऐसे ही आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। सिमिलरली मॉर्फोलॉजी में भी एग्जांपल्स भरमार हैं। तो जब एग्जाम्पल्स की भरमार है, तो हमें एक साथ सारे एग्जाम्पल्स को एक ही दिन याद नहीं करना, उसके लिए आपके पास समय है ना। पूरे मैंने कहा 9 मंथ की स्ट्रेटेजी है भैया, तो 9 महीने की स्ट्रेटेजी है। तो आप ये ना सोचे कि यार मैं तो एक ही दिन में रट दूं, नहीं, एक दिन रूट के एग्जाम्पल पढ़ ले, एक दिन स्टेम के पढ़ ले, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से। मैंने हमेशा कहता हूं कि जीवन का मूल मंत्र है सब्र, धैर्य और विश्वास। तो सब्र रखते हुए आपको एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। बेटा एनाटॉमी, जो प्लांट एनाटॉमी है, ये समझाफिकेशन बेस्ड है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा। मैंने अभी तक के जो चैप्टर से उनमें कहा याद करना पड़ेगा। तो हर चैप्टर का अपना एक टेस्ट होता है, उसको उसी अकॉर्डिंग ढालना होगा, उसको उसी अकॉर्डिंग समझना होगा। तो प्लांट एनाटॉमी में आपको कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए, आपको इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, है ना। कि आपको टिश्यू सिस्टम में क्वेश्चन आ गया, पैरेन्काइमा पर क्वेश्चन आ गया, तो पैरेन्काइमा क्या है, कॉलेनकाइमा वो कैसे बनी, स्क्लेरेन्काइमा वो कैसे बनी। तो मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, रट्टाफिकेशन आप इनमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से अब की बार 10 क्वेश्चन आ गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर भी 10 ही आएंगे, हो सकता है आधे हो जाए, पर हमें हर चैप्टर को बिल्कुल पूरा सम्मान देना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल। बायोमोलिक्यूल की टेबल जो परसेंटेज वाली है उससे क्वेश्चन आया है, यानी कि आपको उस टेबल को भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ये सारी बातों पर गौर करना पड़ेगा। सेल साइकिल के सीक्वेंस, कौन सी स्टेज में क्या जो है प्रोसेस होती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि ये चैप्टर में समझने का है, इन चैप्टर्स में समझने का है, क्योंकि आप अगर सेल साइकिल को समझेंगे नहीं तो आप इससे आने वाले अच्छे क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे। हालांकि रीनीट में तो जो क्वेश्चंस आए थे वो आसान थे, पर हमेशा आसान ही क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और मुझे लगता है कि इस पर से, क्योंकि इस बार
हो सकता है एनटीए ने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया कि भैया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई ज्यादा देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि ना भी देखने को मिले, पर हमें तो तैयारी अच्छे से करनी होगी क्योंकि तैयारी जीत की हो रही है। हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ में आपको हार्मोन्स, वही वाली बात कि हार्मोन सारे एक साथ याद कर लूं क्या? नहीं भाई, एक दिन ऑक्सिन पढ़, उसके अगले से अगले दिन जिब्रेलिन पढ़ ले, है ना, उसके अगले से अगले दिन तू साइटोकाइनिन पढ़ ले, पर एक साथ सब कुछ याद करने की कोशिश मत कर, उसको डिवाइड कर दे। ठीक है भाई। ऐसे अगर आप 12th के चैप्टर्स पर आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स समझने का है, बिल्कुल समझने का है। एक बार अगर वो कहानी तुम्हारे जहन में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई, तो फिर तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे इसके क्वेश्चंस को। जेनेटिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, जितने न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं उतने न्यूमेरिकल आप करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है जेनेटिक्स में आपको अच्छे लेवल के नेक्स्ट ईयर न्यूमेरिकल्स मिल जाएं, तो आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट समझो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, एक एक छोटी छोटी बातों को समझना, क्योंकि यहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर, है ना। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि आपको जो है बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं, एग्जाम्पल्स हैं, है ना, तो इसमें आपको जो है बहुत सारी चीजें रटना पड़ेगा, पर कुछ चीजें इसमें भी ऐसी हैं जिनको समझना पड़ता है। बेटा बायोटेक समझने वाला पार्ट है, बायोटेक 1 प्रिंसिपल्स, बायोटेक 2 एप्लीकेशंस, तो यहां पर समझाफिकेशन होगा। बेटा इकोलॉजी में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। बेटा इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, कई सारे इंफॉर्मेशन है। और आप अगर सोचोगे कि मैं तो लास्ट मंथ में जाकर उस डेटा को पढ़ लूंगा, भाई लास्ट मंथ में कुछ नहीं होगा, है ना। लास्ट मंथ उनके लिए फायदेमंद रहता है, यानी कि रिवीजन का समय रहता है। और रिवीजन कब होता है? रिवीजन तब होता है जब आपने शुरुआत में अच्छे से टाइम दिया हो। हमारे साथ उल्टा होता है, हम क्या करते हैं, शुरुआत में लाइटली पढ़ते हैं, और जब एग्जाम करीब आने वाला होता है दिसंबर के बाद, तब हम रिवीजन करते हैं और हम ये सोचते हैं यार रिवीजन तो जल्दी होना चाहिए था, हमें रिवीजन में समय क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, यानी कि शुरुआती जो 5-6 महीने हैं, इनमें आपने जल्दबाजी कर दी। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको शुरुआती समय में समय ज्यादा देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए, और बाद में जाकर रिवीजन में आपको कम समय लगना चाहिए। यूं कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट वो मानी जाती है कि जिसमें शुरुआत में आपको ज्यादा समय लगे, और हर बार आप जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कम से कम समय में वो कंप्लीट होता जाए। इसका मतलब आपने शुरुआत में वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा था। वो हम करते क्या है, हम शुरुआत में तो जल्दबाजी में वो चैप्टर पढ़ देते हैं, और जब हम उसको रिवीजन कर रहे होते हैं तो रिवीजन में हम उसको एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं। तो प्लीज मैं कहूंगा कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम, यानी कि इनिशियली जब आप पढ़ रहे हैं शुरुआती इन समय में, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करें ताकि आपका बाद में समय बचेगा। तो ये कुछ चैप्टर्स थे, मैंने कहा 20 चैप्टर्स रहते हैं, और हर चैप्टर को समझने का तरीका, उसको याद रखने का तरीका अलग अलग है। बेटा अब क्या करना है, हर एक दिन, मैं स्पेशली ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, हर एक दिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़नी होगी। जैसे आप अगर कोई रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, सपोज 10 मिनट वो पढ़ रहे हैं, तो आप भी ये मान लीजिए कि ये भी आपके लिए एक रिलीजियस बुक से कम नहीं है भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका भविष्य बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी माई बाप, आप भी मान लीजिए प्लीज, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको डेली 60 to 70 क्वेश्चंस, 60 to 70 क्वेश्चंस मैं डेली बोल रहा हूं आपको करने होंगे, और हर ऑल्टरनेट डे में आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। आप
अगर हर अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप अगर आगाज सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, केवल ज्ञान सिलेक्शन नहीं दिलाता, उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह पर इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है और आप उस नॉलेज को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे, तो आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं पा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने नॉलेज को सही तरह से यूटिलाइज कर पाए, तरह तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को देख पाए। क्योंकि बायोलॉजी में पेपर को टफ बनाने का रास्ता यही है कि मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, ER बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, मैच द कॉलम दे दिया, मैच द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको, और ये भी ध्यान रखना, सेम पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने कि मल्टीपल चॉइस वाले कर दिए, ऐसा नहीं करना। आपको मैंने कहा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। अब आप ये बोलेंगे सर हम इसको कैसे करें, तो आप किसी भी जगह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आपको मालूम ही है वैसे तो एलन की टेस्ट सीरीज का कोई तोड़ ही नहीं है ना। अभी भी अगर हम बात करें इस री नीट में भी, तो 700 के ऊपर 16 स्टूडेंट्स हैं, है ना बेटा। और अगर मैं 690 के ऊपर की बात करूं तो 60 स्टूडेंट्स हैं। तो भैया लोगों, आपको मालूम है कि यहां का कंटेंट अपने आप में लोहा मनवाता है, बहुत अच्छा है। पर मैं फिर कहूंगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, जिस भी जगह से तैयारी कर रहे हैं, आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। आपको अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है। अब आप अगर मॉक टेस्ट देंगे तो स्वाभाविक है उसमें गलतियां होंगी, है ना। जो पढ़ेगा वही अपनी अपनी गलतियों से सीखेगा भी। तो आप अब सेल्फ एनालिसिस करिए। तो गलतियों को आप एक बुक में लिखिए। आपने सपोज 70 क्वेश्चन किए, अब उसमें आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो 10 क्वेश्चन गलत हुए, उनके आंसर्स, उन पॉइंट्स को आप एक एरर बुक में नोट करो। आपने उन गलतियों को अगर एरर बुक में, मतलब जो आपने बनाई है, उनको लिखा, इसका मतलब यह है कि अब मेरी गलती इस तरह की नहीं होगी। यानी कि आपको इन 9 महीने में कई तरह के क्वेश्चंस फेस करने हैं। तो आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक बात गौर करना, गलती होगी पर सेम टाइप की गलती ना हो, है ना। नई तरह की गलती करो ताकि आप उन गलतियों को सुधार पाओ, ताकि जब मैच हो, यानी कि जब युद्ध हो, कब आप लोगों को मालूम है मई में आती है एक्सपेक्टेड डेट, तो जब मेनली नीट 2027 हो रहा हो, तब उन गलतियों की संभावना ना हो। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आपको पता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि एग्जाम्पल सारे एक साथ याद करने की कोशिश ना करें। आप लोग एक नोटबुक बनाएं चैप्टर वाइज। जैसे लिविंग वर्ल्ड की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने स्पीशीज के एक साथ लिखे, किंगडम के एक साथ लिखे, अलग अलग तरह से आपने एक टेबल बना दी, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको एक आसानी हो जाए। स्पीशीज के एग्जांपल्स ये रहे, किंगडम के ये रहे, है ना बेटा। तो मैं स्पीशीज टू किंगडम की बात कर रहा हूं, स्पीशीज, जीनस, ऐसे करते हुए आप सबके एग्जांपल्स को सेपरेटली लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो है आपको आसानी से क्लियरली लिखे हुए हो, तो आसानी से दिख भी जाए। क्योंकि आपके हाथ से जो लिखा हुआ होता है वो बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाता है। ऐसे सेम आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करें, हर किंगडम के एग्जांपल्स को सेपरेटली लिख लें, है ना। नोटबुक में वो एग्जांपल बुक होनी चाहिए जो आती है ना, छोटी छोटी सी बुक्स। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जो डेटा दिए हुए हैं, चाहे वो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हो, चाहे वो प्लांट फिजियो के किसी टॉपिक में हो, बायो की जो डेटा जैसे दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट में वैसे ही आएंगे। नेक्स्ट है डायग्राम की लेबलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई भी डायग्राम ना आए, पर हो सकता है एक से ज्यादा डायग्राम आ जाए। तो भैया डायग्राम की लेबलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो डायग्राम की लेबलिंग एनसीईआरटी ने दी है उसी को मानेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी माई बाप। आगे मैं कुछ पॉइंट्स पर और बात करूंगा। जैसे बायोलॉजी में कई बार बच्चा जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहा है या घर पर बैठकर पढ़ रहा है, वो केवल चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर देता है। भैया हर चैप्टर से पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन है, तो उस यूनिट के इंट्रोडक्शन की हर एक लाइन को पढ़, बहुत अच्छे से पढ़। साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, रामदेव मिश्रा पर क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनिट के इंट्रोडक्शन से बात करूं तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मैं 2015 से पढ़ाता था। तो बच्चा कहता था सर ये तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा क्या, आ गया ना।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन किस लाइन से आएगा। मैं तो हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी में पेज नंबर छोड़ दो, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहेगा कि एनसीईआरटी में वो शुरुआत में जो प्रीफेस लिखा है ना, बुक के शुरुआती पेजेस, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है? अरे हाँ भाई, उसमें भी जो शुरुआती पैराग्राफ है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है साफ साफ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वहीं से लाया हूं ये लाइन में। आगे समरी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे हिडन पॉइंट्स ऐसे हैं जो चैप्टर में ना होकर समरी में दिए हुए हैं, वो मैंने बीच बीच में शॉर्ट्स भी मैं डालता रहता हूं, और भी आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो उन पर आपको गौर करना है। लाइंस इन एक्सरसाइज, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में है। जैसे अगर मैं बात करूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज में डी नोवो मैकेनिज्म लिखा है और वो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी में हर एक लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और हां, एक और बात मैं कह दूं कि जब आप इस साल तैयारी कर रहे हो तो आपकी ये भनक बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको 2027 में छाना है तो बेटा एक साल छुपना होगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि अपने मुंह से एक जगह जगह नहीं बताना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं ये वो कर रहा हूं, क्योंकि युद्ध की नीति जितनी शांत हो मजा उतना ही आता है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। तो भैया लोगों, आपको अपने मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो जब रिजल्ट आएगा तो स्वतः ही सबको पता चल जाएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर के कॉम्बिनेशन या टॉपिक यूनिट के कॉम्बिनेशन आपको बनाकर दूं कि किस यूनिट के साथ कौन सा कॉम्बो रहना चाहिए, कि सपोज अगर मैं बात करूं कि जिनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्लांट किंगडम और प्लांट मॉर्फो, तो क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भी एक वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट करें कि हाँ सर, हमें इस तरह का वीडियो चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरह की नीड है तो हम एलन नीट पर हमेशा एक्टिव हैं। आप उस चैनल, मतलब जो अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो कहूंगा कि कमेंट में आप लोग अपना नीट 2027 टारगेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज मेंशन कर दें, क्योंकि तैयारी जीत की होगी।